हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों लास्ट वीडियो है एबीटी के संबंध में, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब क्वेश्चन पूछना बंद करके आप डॉक्यूमेंट्स बनवाना और बनवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। और लास्ट बार ये वीडियो बना दे रहा हूँ इस सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में। इसके बाद ज़्यादा ये सब वीडियो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में ज़्यादा समय नहीं बचा। आप जानते हैं कि 30 मई 2023 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो अब तक आपको डॉक्यूमेंट जो नई कैंडिडेट बनवाए हैं बनवा लीजिए। तो इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो बना दिया इसके संबंध में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को अभी डाउट है कि कैसे सर्टिफिकेट बनवाना, ये सब कैसे सर्टिफिकेट बनाना। तो हमने सोचा है चलिए वीडियो बनाकर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाता है। और कुछ कैंडिडेट का कट ऑफ के बारे में भी था, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, और जो डाउट है वो भी देख लेंगे। और कमेंट के ही आधार पर मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें कैंडिडेटों का था कि क्या सच में 1200 से 1800 छात्र दूसरे ट्रेड के, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे आप देख लेंगे। कमेंट किया गया तो उसी के आधार पर मैंने बताया है। और जानते हैं आपकी 4 ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई थी, एबीटी के लिए फिटर टनर मशीन वायरमैन। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतना ज़्यादा छात्र तो दूसरे ट्रेड के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1200 से 1800 तो नहीं, लेकिन हम लोग मिनिमम मान सकते हैं कि 500 या 1000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इन 4 ट्रेड को छोड़कर दूसरे ट्रेड के हो सकते हैं। ऐसा मान के चलेंगे। बाकी ऑफिशियल डाटा तो आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास यानी विभाग के पास है, हम लोगों के पास ऑफिशियल डाटा नहीं है। अगर मान जाए कितने कैंडिडेट हैं, 500 1000 अगर अदर ट्रेड के, बाकी आप जानते हैं कि 2832 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर इतने कैंडिडेट को आप निकाल देंगे, यानी 500 1000 जो कैंडिडेट आप मान के चल लेंगे दूसरे ट्रेड के हैं, तो 1800 से 2300 कैंडिडेट आपके पास बच जाएंगे जो जो इन 4 ट्रेड के शामिल होंगे। बाकी ये देखेंगे जो कैंडिडेट कमेंट किए थे यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया। अखिलेश शर्मा जी का कमेंट है कि ऑलमोस्ट 1200 कैंडिडेट अदर ट्रेड से हैं जो पहले तो जो आउट हो जाएंगे, यानी मेरिट कम जाएगी। तो इनके आधार पर ही मैंने बताया गया। एक और कैंडिडेट थे जिन्होंने 1800 बोला था, तो इसलिए मैंने 1200 से 1800 कमेंट ये लिख कर बोला है कि दूसरे ट्रेड के। तो ऐसा नहीं 1200-1800 तो नहीं, लेकिन हाँ 400-500 1000 कैंडिडेट, 4000 तो कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 4 से 500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दूसरे ट्रेड के तो होंगे ही होंगे। अगर उन कैंडिडेट को आप निकाल देते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम मान के चलते हैं कि 2000 तक कैंडिडेट होंगे जो इन 4 ट्रेड से तो सम्मिलित होंगे ही। तो मैंने वही बताया कि दोस्तों कि अगर आप इतना कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं तो उसके बाद आपके कितने पास बच जाएंगे, तो 1800 से 2200 तक के कैंडिडेट बच जाएंगे। और ये देख लीजिए कि जो मैंने ये बताया कि दोस्तों अगर कितने कट ऑफ बढ़ सकता है, इस हिसाब से थोड़ा डिटेल्स में मैंने इससे पहले भी इसके बारे में मैंने बताया। फिलहाल इसको रख लिया है कि आपको डाउट ना हो, इसलिए मैंने इसको रखा है। 54 से आप देखेंगे तो मैंने 56 तक बताया है। और 54 और कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, 54.25 पे, ये सब चीज़ें मैंने बताया। इससे पहले भी बताया, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, आप समझ सकते हैं। मैंने ये बताया कि इतने नंबर पर इतने कैंडिडेट अगर होंगे तो कितना कैंडिडेट कितने नंबर तक बढ़ने पर हो जाएंगे, तो ये सब देख लीजिएगा। बाकी यहाँ हम लोग 57 नंबर तक लिया है, मैंने 54 से 57 नंबर लिया है। और जानते हैं कि जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के कैंडिडेट हैं, यूआर के कैंडिडेट, इन 4 कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 54 ही गया था। तो मैंने उसी को बेस लेकर देखा लिया है, क्योंकि इन्हीं जो 4 कैटेगरी जो दिया गया दोस्तों इसमें ज़्यादा ही कैंडिडेट शामिल होंगे। तो मैंने देखा यहाँ से 54 से लेकर 57 नीचे लिख दिया है कि 54 से 57 तक अगर देखा जाए तो 2850 कैंडिडेटों को आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे देख लेते हैं। इसमें वही सब चीज़ें दिया गया है कि अगर इतने कैंडिडेट मिलते हैं तो आपको 2200 कैंडिडेट आराम से मिल जाएंगे। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि इतने नंबर पे इतने इतने कैंडिडेट हों। और भी मैंने छोड़ ही दिया है कि आप देख रहे हैं एसटी का मैंने नहीं लिया है, फीमेल जो कैंडिडेट हो वो सब नहीं मैंने लिया है। उन सबको शामिल करेंगे तो ज़्यादा ही कैंडिडेट हो जाएंगे, बट मैंने इसको एक आधार मान के समझाने के लिए लिया है। तो चलिए और हम लोग आगे देख लेते हैं। सारा कुछ आपने डिटेल्स देख लिया कि 54 से 57 नंबर तक आपका अगर देखते हैं इस आधार पे तो आपको उतने कैंडिडेट मिल जाएंगे। बाकी अब उन कैंडिडेट को अभी मैं छोड़ कर बोल रहा हूँ जो अदर ट्रेड के हैं। अगर उनको अगर छोड़ देंगे तो देखेंगे नीचे बताएगा कि अगर उनको छोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि 1800 से 2200 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो यूआर, ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट आपको देखेंगे तो 54 से 57 नंबर तक आराम से मिल सकते हैं। ऐसा लोगों का कमेंट किए हैं लोग, तब मैं ऐसा बता रहा हूँ। बाकी आप जानते हैं कि ऑफिशियल तो किसी को पता नहीं है कि 54 नंबर पे कितने कैंडिडेट हैं, 54.25 पे कितने कैंडिडेट हैं। ऑफिशियल तो विभाग के पास ही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक अगला क्वेश्चन था कि एबीटी के सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगा या नहीं। तो इसमें देखिए अगर जो दूसरे ट्रेड के कैंडिडेट हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएँ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग
कम से कम उपस्थित हों, ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोग जाए ना, और अच्छे नंबर वाले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करते हैं ना, डीबी को इसको स्किप करते हैं तो उम्मीद है कि आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगा। और किसी भी खासकर मान लीजिए किसी भी कैटेगरी में अगर कैंडिडेट को शॉर्टफॉल होता है, यानी छात्र की कमी हो जाती है, तो आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी विशेष श्रेणी में आ सकता है या कैटेगरी में आ सकता है। अन्यथा आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो सेकेंड डीबी लिस्ट है यानी एडिशनल डीबी लिस्ट जो होती है वो आने का चांस कम रहेगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। क्योंकि अब देख रहे हैं 486 पोस्ट के लिए 2832 कैंडिडेट को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया, और किसी को अभी पता नहीं है कि अदर ट्रेड के कितने कैंडिडेट इसमें शामिल हैं, कितने कैंडिडेट आपके डीबी छोड़ देंगे, और जो डीबी छोड़ेंगे वो ज़्यादा नंबर वाले छोड़ेंगे या कम नंबर वाले छोड़ेंगे, ये सब किसी को कंफर्म पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा कम ही कहा जा सकता है कि सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, और हो भी सकता है कि आए। अगर ऐसा सारा कुछ होता है खेल तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आ सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। और ये कुछ कैंडिडेट पूछे थे, राज ग्रुप हैं उन्होंने पूछा था, और देखेंगे मोहित शर्मा है उन्होंने कहा था कि EWS के जो कैंडिडेट हैं उस समय ज़्यादा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, तो क्या सेकेंड डीबी लिस्ट आ सकती है EWS की। तो अगर ऐसा कंडीशन जो हम लोग आगे देखें, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि 2832 कैंडिडेट को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि एबीटी का फाइनल कट ऑफ क्या रहता है। ये हर कैंडिडेट जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए सबके मन में यही सब चलता है कि एबीटी का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आप जानते हैं कि यूट्यूब पे चाहे कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कंफर्म तो कोई भी नहीं बता सकता है कि एबीटी का फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, और ये कितने कैंडिडेट डीबी में उपस्थित हो रहे हैं, और जो अब्सेंट हो रहे हैं अच्छे नंबर वाले छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, सबके आधार पे ही आप जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा कट ऑफ बढ़ना होता तो यानी आप जानते हैं कि ये जो 54 पे कट ऑफ गया है, 54 पे देखेंगे तो यूआर का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का जो 41 गया, और ये आप जानते हैं कि 120 में से गया है। तो अगर ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज होता तो इतना डाउन भी नहीं होता पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं 120 में से 54, और फीमेल का तो देख रहे हैं 35.75 है। यहाँ देखेंगे भूतपूर्व सैनिक का तो कुछ कहना ही नहीं है, और स्वतंत्रता सेनानी यानी जो है उनका देखेंगे तो 48 यानी 50 से इनका नीचे ही कट ऑफ है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट ऊपर जो नंबर वाले होते हैं यानी ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट इनको 2 गुना कैंडिडेट में उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि नहीं मिले होंगे, इसीलिए कट ऑफ को इतना डाउन करके किया गया। जब कट ऑफ को डाउन किया गया तो पता चला कि ज़्यादा कैंडिडेट मिल गए। तो ज़्यादा कैंडिडेट मिले तो अब किसको छोड़ना किसको नहीं छोड़ना, विभाग तो ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए सारे कैंडिडेट को शामिल कर लिया गया। इसलिए आप देखे होंगे जो नोटिस जारी किया गया था समान कट ऑफ अंक वाले, तो यानी जितने भी 54 नंबर वाले थे, अब वो चाहे 10 हो, 20 हो, चाहे 2, 4, 500, 1000 हो, सारे कैंडिडेट को शामिल कर लिया गया। इसलिए कट ऑफ आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग मान के चलेंगे अगर इतना आपके पास का नंबर आ रहा है, अगर इसके आसपास भी हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। बाकी और हम लोग देखेंगे कि कमेंट जो कैंडिडेट किए थे उसके आधार पर भी हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कट ऑफ रह सकता है। इसमें देखेंगे तो हमारे हिसाब से जो दोस्त अगर इतना आपके इसके आसपास आपका नंबर है तो चांस रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली सिलेक्शन हो जाए। यूआर का देखेंगे तो इसमें 2 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हैं आप। इसमें देखेंगे 2 क्या 1 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं। यूआर का देखेंगे 58 से 60 के आसपास नंबर आ रहा है, अगर आपका है रो मार्क्स तो आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरा रहेगा। ओबीसी का देख लेंगे 57 से 59, और यहाँ देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट होते हैं दोस्तों उनका भी ओबीसी के आसपास ही नंबर रहेगा। बाकी आप जो एससी के कैंडिडेट हैं उनका देखेंगे तो ये ऐसे कर लेंगे, जो एससी के सॉरी दोस्तों ये इसको यहाँ कर लेंगे, जो एससी के कैंडिडेट हैं उनका आप जानते हैं कि ओबीसी से कट ऑफ कम ही रहेगा। बाकी जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनका देखेंगे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 45 से 48 नंबर उनका बढ़ना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनमें सीट बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है कि मात्र 8 सीट है, तो आप जानते हैं अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो उनका कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि सीट बहुत कम है। फीमेल का ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उनकी सीटें काफ़ी अच्छी खासी है, 97 पोस्टें हैं 486 पोस्ट में, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और उनका देख रहे हैं शुरू से ही 35.75 यानी कह सकते हैं 36 नंबर तक गया है, तो उनका अगर 38, 39, 40 के आसपास नंबर है तो उनका श्योर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एक सर्विसमैन का देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर का आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं जो कमेंट कैंडिडेट किए थे उसके भी यहाँ देखेंगे तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अगर ऐसे कंडीशन हुआ दोस्त तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज भी हो सकती है। देख रहे हैं राजीव सिंह है उनका बता रहे हैं 65 ओबीसी में यहाँ देखें पंकज कुमार 72, यहाँ देखेंगे तो कोई फीटर पूजा गुप्ता है उनका फीटर 80 ओबीसी क्या हो जाएगा सर। एंड अगर ऐसा कट ऑफ रहा तो आप जानते हैं थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो उस आधार पर मैंने यहाँ देखेंगे तो और लोग को जो कमेंट किए हैं
जो कमेंट किए थे ये लोग, उनके आधार पर मैंने बता दिया कि अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अच्छे खासे कैंडिडेट इतने नंबर वाले मिल गए तो वो बढ़ ही सकता है। तो उसके आधार पर मैंने बता रखा है कि अगर 60 यूआर का 60 से 62 है, ओबीसी का 58 से 60 है, एससी का 56 से 58 है और ईडब्ल्यूएस का 57 से 59 है, एसटी का 45 से 48 है और फीमेल का तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर उनका 38 39 40 नंबर तक है तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने इस कमेंट के आधार पर इन सभी का कमेंट, और भी तमाम कमेंट मिल जाते हैं। और बहुत जानते हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके अच्छे खासे नंबर होंगे, उनको किसी भी प्रकार की वीडियो देखना कट ऑफ के संबंध में या कमेंट करना कि सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो तो ऐसे ही नहीं करते होंगे जिनका ठीक ठाक नंबर होगा। तो अगर ऐसे कैंडिडेट ज़्यादा मिल गए तो पता चलेगा कि आपका कट ऑफ तो इंक्रीज हो ही सकता है। अगर विभाग में धोखाधड़ी का मामला भी हुआ तो भी आपका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। तो ये मैंने लिख दिया है दोस्तों कि ऐसे छात्रों को देखते हुए मैंने कट ऑफ बताया है। बाकी चलिए देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कमेंट था कि ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट 2019 का यानी पुराना वाला नहीं है तो डीबी में क्या होगा। दोस्तों अगर पुराना है तो पुराना ले जाइए। इन्होंने कोई अरुण पाल है, उनको कमेंट के आधार पर मैंने बताया, अगर पुराना है तो पुराना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नया है तो नया ले जाइए, क्योंकि जो एसओ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था उसमें नया लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार और सुन लीजिए, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे निवास सर्टिफिकेट है, आपको नया है तो नया लीजिए, पुराना है तो पुराना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मैंने बता दिया कि कौन से कितने कैंडिडेट के लिए जो पोस्टें निकाली गई थी। वर्ग का 248, ओबीसी का 129, एससी का देखेंगे तो 101, एसटी का 08 यानी 8 पोस्टें। कुल 486 पोस्ट के लिए 972 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। सॉरी दोस्तों, 2 गुना 972 होता है, बट शॉर्ट लिस्टेड किया गया 2832 कैंडिडेट को, जो 5.8 यानी 6 गुना हो जाते हैं। बाकी इनका अलग अलग भी मैंने बता दिया कितने कैंडिडेट के लिए पोस्ट निकाली गई थी। बाकी ये सब जो लोगों ने बोला था कि बहुत अच्छा जानकारी वगैरह दिया गया सब। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देख लीजिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या अनिवार्य है वो बिल्कुल देख लीजिए। और अब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब कमेंट में आपको पूछने का समय नहीं है कि कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है। जो डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको डाउट है उसके बारे में भी हम लोग आगे जरूर देखने वाले हैं। बाकी आपको रिस्पीट थोड़ी से पढ़ा कर भी देख सकते हैं अगर वीडियो आपको लग रहा हो कि लेंदी बन रही है तो। फिलहाल चलिए आगे देख लेते हैं। जिस पे स्टार्ट लगा है दोस्तों वो तो आपको पास बिल्कुल होना चाहिए। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं एक बार और बताता चलूँगा। तो हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट बिल्कुल आपके पास अनिवार्य है होना, और उसमें जो आपका नाम और डीओबी है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार को उसमें गलती नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दीजिएगी। बाकी फादर नेम और उसमें किसी में अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा सकते हैं। बाकी आपके भी अगर नाम में दिक्कत है तो भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप उसको सुधार करवा सकते हैं। सेम कंडीशन वही है कि आईटीआई की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है। और उसमें भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अब तो सुधारवाने का समय नहीं, इसलिए आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा। बाकी जो डिटेल्स आप यानी हाई स्कूल में आपका जो नाम डीओबी और सारा कोई डिटेल्स होगा उस हिसाब से आपके आईटीआई के मार्कशीट सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पे स्लिप है तो ठीक, अन्यथा कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड है तो भी कोई बात नहीं, या नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। बाकी जिस पे स्टार लगा वो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। इस पे देखेंगे तो आधार कार्ड आपके पास एक आईडी के तौर पे होना चाहिए, और जान रहे हैं कि आजकल आधार कार्ड ही का ही चल रहा है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र है, एक बार और सुन लीजिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिए तो लेकर जाइए, नहीं बनवाए हैं तो नहीं भी लेकर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनवा लिए हैं तो लेके जाइए, अन्यथा अगर नहीं बनाए तो नहीं लेके जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पासपोर्ट साइज मैंने 15 लिखा है, आप जानते हैं 4 बोला गया, तो आप जानते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनली अगर सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के समय भी और भी कागजात लगेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, और उम्मीद है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बोला जाए। वैसे तो यूपी ट्रिपल एस सी का कोई विभाग ऐसा नहीं है, जो विभाग का कोई ऐसी बॉडी नहीं है जहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता हो, बट आपको हो सकता है बोला जाए कि आपको जो जिला में मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं उसमें से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा। ये कब होगा, जब ज्वाइनिंग कराया जाएगा तब के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए आप 10 से 15 फोटो बनवा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग के समय भी आपको फोटो लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, बिल्कुल उनको लेकर जाना अनिवार्य है। चलिए आगे और देख लेते हैं। इसमें जो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट होते हैं, एनसीएल के कैंडिडेट होते हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट, और एससी एसटी वाले जो हैं कैंडिडेट उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और नया हो तो नया ले जाइए, पुराना हो तो पुराना ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दोस्तों किनको लेके जाना है, तो जो करंट में एम्प्लॉई हैं और चाहते हैं कि एबीटी में वो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एनओसी लगेगा। नॉर्मल कैंडिडेट को किसी प्रकार का एनओसी नहीं देना है। इसमें देखेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए लगेगा दोस्त जिन्होंने
जो छूट लिया है, फीस में जो छूट लिया है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी किसी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं लगेगा। इसमें देख लीजिए एफिडेविट कौन कौन क्या करना, अगर क्या दिक्कत है उसमें बनवा सकते हैं। तो नेम सरनेम अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, अच्छा और भी कोई भी लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉब्लम है तो आपसे सुधरवाने का समय नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप चाहेंगे तो एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। और एफिडेविट बनवाना कैसे बनता कैसे, कुछ लोग वो भी कमेंट किए, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप कमेंट ही पूछते रह जाएंगे या वीडियो ही देखते रह जाएंगे, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स कब तैयार करेंगे। इसमें देख लीजिए एक्स सर्विसमैन वाले उनको सेल्फ डिक्लेरेशन और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं लगेगा। निवास प्रमाण पत्र पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी आपके पास होना चाहिए। नया है तो नया ले जाइए, पुराना है तो पुराना ले जाइए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित कैंडिडेट हैं यानी फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, उसको लेकर जाना है। और जो फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट है उनके लिए, नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं लेकर जाना है, ध्यान रखेंगे। और ये मैंने बताया था दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था तो कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट में नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे डेट में जाना चाहते हैं यानी रिजर्व डेट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। तो ये मैंने बताया था कि उसमें आपको नाम, पिताजी का नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, डेट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट है वो, और रिपोर्टिंग टाइमिंग लिखना है। और तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सी डेट के आप कैंडिडेट हैं और कब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अब लास्ट दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और पद नाम कारण क्या है जो आप डीबी में स्किप करना चाहते हैं, बाद में जाना चाहते हैं, और जहाँ भेजना है उसका पता बताया था। तो ये बहुत से कैंडिडेट परेशान होंगे कि इसको लिखना कहाँ है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर इसको जो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो जो लिफाफे होते हैं उसके ऊपर लिखना है या कोई किसी पेज पे इसको लिख के अंदर इसको भेजना है। तो चलिए इसके बारे में हम लिख देखते हैं। बाकी जिनका एड्रेस वगैरह चेंज हुआ था उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में भी ये सब चीज़ बताया है, ये सब सारा डिटेल्स लिखकर। और ये ध्यान रखेंगे कि आपको भेजना क्या क्या करके है। तो ये सारा डिटेल्स एक पेज पे लिख सकते हैं और एप्लीकेशन के तौर पे लिख सकते हैं। अब जब उसमें सारा डिटेल लिख देंगे जो भी आपका कारण हो, और इसमें इसके ऊपर आप ये सब कुछ सारी चीज़ें जानकारी लिख सकते हैं, नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, पदनाम, फॉर्म भरते वक्त का जो पता था, और जो वर्तमान में यानी जो दोनों पते चेंज हो गए हैं उसके संबंध में ये सब बताया गया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब दोस्तों ये बताया गया, अगर यहाँ फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर इस पर डायरेक्ट बात हो जाए, अगर आपका सॉल्यूशन किसी प्रकार का मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है, अगर इस पर भी अगर कुछ मेल वगैरह करते हैं, अगर अगर जवाब आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, कि वैसे तो उम्मीद कम ही है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं। ये जो ये देखेंगे तो लिफाफा दिया है दोस्तों, ये लिफाफा है। तो इसमें आपको जो ऊपर लिखना है, और जिस साइड चिपकाया जाता है उस साइड नहीं आपको लिखना है, उसके दूसरी साइड में आपको ऊपर ही पर लिखना है। अब समझिए कि इसके दूसरे जो ऊपर आप देख रहे हैं इसके निचले हिस्से के पास चिपकाया जाता है, तो यानी ऊपरी हिस्से पर आपको ये सब लिखना है। यहाँ देखेंगे फ्रॉम यानी जो जहाँ से आपको भेजना है वो, और जहाँ भेजना है यहाँ टू लिखा जाता है, बाकी यहाँ प्रेषक और प्रेषित होता है यहाँ। तो यहाँ फ्रॉम लिखेंगे और यह सारा 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 आपको अपना डिटेल्स में लिखें, और जहाँ भेजना है वो वहाँ का सारा कुछ डिटेल्स लिखें, और तो भेजना कहाँ आपको पता है यहाँ पर भेजना है। तो चलिए और देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये मैंने बता रखा है कि ऐसे लिखेंगे। लिफाफे के ऊपर की मैं बात बोल रहा हूँ, लिफाफे के ऊपर ऐसे आपको लिखना है, और जहाँ भेजना है वो आपको ऐसे लिखना है। और लिफाफे के अंदर आप जानते हैं कि एक अप्लीकेशन फॉर्म के तौर पर एक सादा पेज ले लीजिएगा, उस पर जो कुछ लिखना है एक बार देख लीजिए, अगर उस पर क्या क्या लिखना है, उस पर ये सारा कुछ आपको डिटेल्स लिखना है। एक सादा पेपर लेके उसके ऊपर ये सब कुछ लिख लेंगे, और क्या कारण है वो लिख लेंगे। अगर उसका जैसे कि हार्ड कॉपी है, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है, पहले जो एड्रेस था उसका अगर फोटो कापी कुछ हो तो फोटो कापी लगा दीजिएगा। वर्तमान में जो एड्रेस आप बताना चाहते हैं कि वर्तमान में मेरा ये एड्रेस है, उसका अगर फोटो कापी आपके पास मिल जाए हो तो वो लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अन्यथा अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए, तो आप एप्लीकेशन में सारा कुछ डिटेल्स में लिख कर और ये अपना जरूर लिख लीजिएगा, तभी विभाग को पता चलेगा कि हाँ आप सहायक बोरिंग टेक्नीशियन पद के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होने वाला है उसके संबंध में आपने ये सब कुछ भेजा हुआ है। तो ये सब कुछ ऊपर लिख के उसके अपने जो सादे पेज पे मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऊपर आपने देख लिया कि ऊपर क्या लिखना था, तो ऊपर ये आपके लिफाफे के ऊपर ये सब लिखना था। और ध्यान रखेंगे कि ये लेफ्ट साइड में होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको फेर बदल कर देंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ से भेजकर यहाँ आपको भेजना, ये सब ऐसे होता है। तो ये लिखने का तरीका होता है, बाकी इंग्लिश में ऐसे लिखना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये मैंने
अच्छे से बता दिया कि एड्रेस बदलाव की स्थिति में ये सब कुछ लिखना है और डीबी स्किप करने की स्थिति में ये आपको लिखना है, तो ध्यान दे लीजिएगा। और ये लिफाफे के अंदर एक सादे पेज पे लिखना है। ऊपर क्या लिखना है आपने देख लिया, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, पता चले आप स्पीड पोस्ट कर दें, बाद में पहुँचे ही नहीं या कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए तो बाद में दिक्कत होगी। और जो स्पीड पोस्ट का शायद चार्ज होता है, शायद मुझे लगता है कि 41 रुपये होता है, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने पूछा था कि एफिडेविट कैसे बनवाना है, एफिडेविट कैसे बनता है सारा कुछ। तो देख लीजिए, आप स्टाम्प पर जहाँ आपके यहाँ बनता हो, मेरे यहाँ तो तहसील पे बनता है, आपके यहाँ कचहरी में बनता हो, तहसील ब्लॉक जहाँ भी आपके यहाँ बनता हो पता कर लीजिएगा। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ बनाने वाले तमाम वकील वगैरह जो सब होते हैं वो सब उनके यहाँ जाएगा, किसी से पता कर लेंगे कि एफिडेविट बनवाना है कैसे बनेगा, कितने रुपए चार्ज लगेगा, वो सारा कुछ बनवा बता देंगे और बनवा लीजिएगा। आपको एक बैंक सॉरी दोस्तों, आपको एक स्टाम्प पेपर लेना होता है। स्टाम्प 10 रुपये का लीजिए, 20, 100, 50 इस हिसाब से ले लीजिए। बाकी जब जिससे बनवाएंगे उससे भी पूछ लेंगे कि ये कंडीशन है, इस वजह से मुझे बनवाना है, तो कितने रुपए का स्टाम्प पेपर लगाना चाहिए, तो सारा कुछ वो आपको बता देंगे। फिलहाल मैंने 100 रुपया के यहाँ लगा के बताया, इसलिए मैंने लगा कि आपको पता चले कि हाँ स्टाम्प पेपर क्या है, कैसा है, कैसे क्या करना है। तो उसमें आपका पूरा यहाँ देखेंगे मैंने लिख रखा है सारा कुछ कि आपको दिक्कत ना हो यहाँ, इसलिए मैंने लिखा है कि अपना ब्यौरा लिखना है, लिखवाना है। आप खुद लिखिए, चाहे वो जिससे बनवा रहे हैं वो लिख देगा, क्योंकि वो पैसा तो लेंगे ही। आप चाहेंगे तो उससे ही लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बता देंगे, वो सारा कुछ उसमें लिख देंगे। तो आपके यहाँ पता होना चाहिए डिटेल्स में सारा कुछ, और भी अगर कुछ पता में हो तो आप सारा कुछ लिख देंगे, मैंने नॉर्मली बता रखा है। तो आपको सारा अपना डिटेल्स देंगे और किस कारण से बनवा रहे हैं तो लिख लीजिए, लिखवा लीजिए। हस्ताक्षर करना है और मोहर मरवाना है जहाँ आप बनवा रहे हैं वहाँ सब कुछ का, कि पता चले कि हाँ ये जो होता है, जानते हैं कि शपथ पत्र हलफनामा बोलते हैं, तो इसमें वही चीज लिखिएगा जो सही हो। ऐसा नहीं कि फर्जी में कुछ भी ना लिखवा लीजिएगा कि एफिडेविट के नाम पे जो जिस भी चीज़ वो जो दिक्कत हो, जैसे आपका हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम में दिक्कत है तो सारा डिटेल्स लिखिए, उसके बाद जो कारण है वो लिख लीजिए। बाद में आप अगर आयोग एक्सेप्ट कर ले, बाद में समय दे दिया जाएगा, बाद में आप सुधरवा कर दे सकते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों कि एफिडेविट कैसे बनवाना है, कैसे क्या होता है। स्टाम्प पेपर होता है, उस पर सारा डिटेल्स लिखेंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर, मुहर और जो भी कारण है, जिस भी कारण से बनवा रहे हो सारा कुछ लिख लेंगे। तो उम्मीद है कि सारा कुछ आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं और दोस्त बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय नहीं है। जिन भी कैंडिडेट का लास्ट में उनके लिए तो थोड़ा बहुत समय है, बाकी अब ज़्यादा समय नहीं लिए। तो अगर आपको कुछ भेजना वगैरह है, ये सब चीज़ें एड्रेस के संबंध में, चाहे डीबी स्किप करना चाहते हैं तो अभी भेज दीजिए, अन्यथा दिक्कत होगी। क्योंकि 30 मई 2023 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा और 16 जून 2023 तक चलेगा, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में चलेगा। सेकंड शिफ्ट में जो डीबी स्किप करेंगे उनके लिए रिजर्व डेट दिया गया है, यानी ब्लॉक डेट दिया गया है डीबी कराने के लिए। बाकी आपको हाई स्कूल की मार्कशीट जो अनिवार्य है, मैं एक बार और बता देता हूँ, हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर जाना है, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र, सॉरी दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र हो तो लेकर जाइए, अन्यथा नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगेगा बाद में लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और फ्रीडम फाइटर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विस मैन जो कैंडिडेट हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट, और जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो लेकर जाना। इतना ही आपको लेकर जाना है। और इसमें जो मेन देखिए, जो एनओसी है वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है नहीं, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना, बाकी जाति निवास प्रमाण पत्र ये लेकर जाइएगा। तो आपने देख लिया, मैंने बता भी दिया, बाकी आपने देखा भी, मैंने लिख रखा भी था। तो सॉरी दोस्तों, चलिए आप वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो गया होगा, कई बार ये वीडियो मैंने बना चुका, बार बार कमेंट आता है इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। और इसमें सारा कुछ डाउट क्लियर होगा, प्रपत्र कैसे भरना है इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। जो भी अगर डाउट हो तो मैंने 3-4 वीडियो बनाया, अगर तीनों चारों वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि डीबी कराने में अब ज़्यादा समय बचा नहीं। तो आप क्वेश्चन पूछना बंद करके किसी भी यूट्यूबर के पास कमेंट करने से अच्छा है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारा कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। अगर नहीं सुधार हो सकता है, किसी डॉक्यूमेंट में अगर दिक्कत परेशानी है, तो आप उसके संबंध में अच्छा से जाकर अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। बाकी आयोग एक्सेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात, नहीं करेगा तो कोई कुछ कहना ही नहीं है। तो इसलिए एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हैं दोस्तों, आपके कमेंटों के आधार पर ही मैंने ये वीडियो बना रखा है। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।